नमस्कार दोस्तों। आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर करेंगे, मोशन या गति। मोशन या गति रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर बार पेपर में, और ये मोशन हमारा 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन में यूज होने वाली कुछ टर्म्स। उसके बाद पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरण। और उसके बाद पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के गति के समीकरण। और इन तीनों के बाद लास्ट में करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो आज की वीडियो में हम ये सब देखेंगे, और इसे अगले वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंट मोशंस जो मोशन चैप्टर में यूज होते हैं। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स से। अब सबसे पहले तो हम डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, वो देखते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये दिल्ली है यहाँ पर। अब दिल्ली से मैंने चलना शुरू किया और इस तरह से घूम करके मैं कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर नोएडा में। तो दिल्ली से नोएडा पहुँचने के लिए ये वाला जो लूप है, इसके साथ साथ मैं चल करके पहुँचा। तो ये तो टोटल दूरी जो मैंने तय की, इसको तो बोलेंगे हम दूरी या फिर डिस्टेंस। और जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था और जहाँ पर चलना एंड किया, उन दोनों के बीच की ये जो सीधी दूरी है, उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है कि डिस्टेंस तो सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल लंबाई, यह है एक अदिश राशि है या एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है। जिसका अर्थ है कि इसमें केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती है। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन किसी स्थिति में परिवर्तन है। स्थिति पहले क्या थी, दिल्ली, और बाद में स्थिति क्या हो गई, नोएडा। तो इन दोनों की स्थिति में जो परिवर्तन है, ये एक सीधा डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यह एक सदिश राशि है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका परिमाण भी होता है और इसकी दिशा भी होती है, दोनों होते हैं। तो जिसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, उसको बोलते हैं हम सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें अगली टर्म्स देखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। इन दोनों में भी सेम वैसे ही डिफरेंस है जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये तो आपने पढ़ा होगा पहले। तो स्पीड के लिए तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस, और वेलोसिटी के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम है तो वो होगा हमारा स्पीड, और अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम है तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है, तो स्पीड भी अदिश राशि होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी हो गया। अब देखते हैं एस्केलेशन या त्वरण क्या होता है और जर्क क्या होते हैं। देखो, एस्केलेशन तो होता है त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण समय के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर है। यह एक सदिश राशि है। एस्केलेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एस्केलेशन। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या है, सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। तो एस्केलेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एस्केलेशन क्या है, एक सदिश राशि है। और जर्क क्या होते हैं, जर्क होते हैं जब एस्केलेशन में भी अगर टाइम के साथ चेंज होने लग जाए तो उसको बोलते हैं हम जर्क। तो जर्क का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास चेंज इन एस्केलेशन विथ टाइम, चेंज इन एस्केलेशन डिवाइड बाई टाइम। अब इसमें अगर एस्केलेशन सदिश राशि है तो जर्क भी क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। अब जर्क क्या होते हैं वो समझो पहले। जर्क होते हैं झटके लगना। अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और उसमें अगर झटके लग रहे हैं तो उसमें इसका मतलब जर्क आ रहे हैं। और गाड़ी में ये झटके तब लगते हैं जब एस्केलेशन का टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। अगर त्वरण जो है वो टाइम के साथ बदल रहा हो तो फिर झटके लगते हैं गाड़ियों में, उसको बोलते हैं जर्क। अब देखते हैं टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स। कोई भी दो घटनाओं के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, टाइम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है या एक अदिश राशि है। और फोर्स के बारे में देखते हैं। फोर्स क्या होता है, ए फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। अगर हम धक्का लगा करके या खींच करके किसी वस्तु का अगर वेग बदल रहे हैं, अगर वेग बदल रहा है उसका, तो इसका मतलब उसमें बल का प्रभाव है। तो बल या फोर्स वस्तु के वेग को बदल देता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई एक्सलेशन, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स तो हो गया कि हम कितना फोर्स, कितने न्यूटन का फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं,
और एम क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास कितने किलोग्राम का है, और ए क्या होता है, एस्केलेशन या त्वरण। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम्स के लिए। इसमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब यहाँ पर v तो क्या होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, और u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या होता है, एक्सलेशन, और t होता है टाइम। और यहाँ पर s क्या होता है, s होता है डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्टेंस नहीं लेना है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे आगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तीनों इक्वेशन पे। अब इसमें आपको एक बात और बता देता हूँ, एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किन दो टर्म्स के बीच रिलेशन को बताती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन बताती है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। क्यों, वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच में भी बता सकती है रिलेशन? नहीं, वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच रिलेशन नहीं बताएगी, क्योंकि ये जो तीनों इक्वेशन है वो एक्सलेशन अगर कांस्टेंट है तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सलेशन चेंज हो रहा है तो फिर हम इन इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देख लो, अगर एक्सलेशन अगर कांस्टेंट हो गया तो कौन सी दो क्वांटिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी और टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन बताती है हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किन दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशन बताती है, ये बताती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच, क्योंकि इसमें भी एक्सलेशन कांस्टेंट है। अब आप ये बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी के बीच रिलेशन नहीं बता सकती है क्या? तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी के बीच रिलेशन नहीं बता सकती है सेकंड इक्वेशन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पर होती है, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होता है। तो ये वेरी नहीं हो रही है इनिशियल वेलोसिटी। इसमें वेरिएशन किस में हो रहा है, एक तो डिस्प्लेसमेंट और एक टाइम के बीच में। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन बताती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। और ऐसे ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किन दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशन बताती है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, क्योंकि बाकी तो इनिशियल वेलोसिटी तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए है और एक्सलेशन तो कांस्टेंट होता ही है। तो एक बार इन तीनों इक्वेशन को रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन बताती है वेलोसिटी और टाइम के बीच, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन बताती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन बताती है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के कितने गति के नियम है, तीन गति के नियम के हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा हमेशा, या अगर मोशन कर रहा है, अगर चल रहा है तो हमेशा चलता ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स या एक्सटर्नल बल नहीं लगा दिया जाए। ये है फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन। और इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ए बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल रिमेन्स एट रेस्ट until an external force acts upon it। अगर एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी है इस तरह से, तो ये हमेशा पड़ी रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया जाए। अगर बाहरी फोर्स लगाएंगे तभी ये मूव होना शुरू करेगी। तो अगर ये रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, अगर इस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया जाए। तो ये है हमारा न्यूटन की गति का पहला नियम। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ हमें फोर्स, मास और एक्सलेशन के बीच में रिलेशन बताता है। ये बताता है कि जो फोर्स होता है वो मास यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के मल्टीपल के बराबर होता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सलेशन। तो F इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए, इसको बोलते हैं हम न्यूटन के गति का सेकेंड नियम। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस तरह से एक बॉक्स पड़ा है, अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं F क्वांटिटी का इसको मूव करने के लिए, तो अगर यहाँ पर हमें फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन के गति के सेकेंड नियम से, F इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए। यहाँ पर m क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मास है, और a क्या है, एक्सलेशन या त्वरण। तो ये हो गया हमारा न्यूटन की गति का सेकेंड नियम। अब देखते हैं न्यूटन की गति का थर्ड नियम। इसमें क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन या फोर्स इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेचर के अंदर किसी भी फोर्स का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, बराबर और विपरीत डायरेक्शन में। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फ्लाइट मोशन ऑफ ए बर्ड, पक्षी की उड़ान गति। अगर कोई पक्षी उड़ रहा है तो वो उड़ेगा तो क्या करेगा, वो अपने पंखों से हवा को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो वो अपने पंखों से हवा पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और हवा क्या करेगी,
हवा उसके पंखों के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगी। तो अगर पक्षी हवा पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो हवा भी उसके पंखों के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, इसीलिए तो वो उड़ पाता है। इसको बोलते हैं हम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन या फिर न्यूटन की गति का थर्ड लॉ। तो अब आई थिंक आपको तीनों लॉ समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत सिंपल है ये। ए कार एस्केलेट यूनिफॉर्मली। एस्केलेट यूनिफॉर्मली मतलब वो समान रूप से त्वरित होती है, मतलब उसका त्वरण जो है ए एस्केलेशन वो कांस्टेंट है। वो फ्रॉम रेस्ट मतलब वो पहले रुकी हुई थी तो वो रेस्ट से चलना शुरू करती है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो यू है वो हो जाएगी उसकी जीरो। फिर आगे क्या बोल रहा है, टू ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, बाद में उसकी स्पीड क्या हो जाती है, वी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, और टाइम कितना लगता है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अचीव करने के लिए, टी इक्वल टू 5 सेकेंड। ये हमें डाटा क्वेश्चन में दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज इट्स एक्सलेशन, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर त्वरण कांस्टेंट है तो कांस्टेंट त्वरण है तो हम गति के समीकरण लगा सकते हैं इसमें। तो हमें ऐसा गति का समीकरण इसमें लगाना है जो एस्केलेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताता हो। तो ऐसा फर्स्ट गति का समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें देखो v तो क्या हो गया 20 इक्वल टू यू क्या है 0 प्लस एस्केलेशन क्या है हमें निकालना है और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो यहाँ पर रख दिया 5। जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी, एस्केलेशन कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एस्केलेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड मूविंग इन ए स्क्वायर पाथ ऑफ ए साइड ए आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ टू ए। तो देखो ये बोलना चाह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है ए। अब इसमें एक पार्टिकल जो है वो कहाँ से शुरू करता है, इसमें एक कोने से चलना शुरू करता है। तो कोई सा भी कोना आप ले सकते हो, हमने मान लिया कि यहाँ से वो चलना शुरू करता है और इधर की तरफ चलना शुरू करता है, क्योंकि उसने डायरेक्शन नहीं बताई कि किस साइड में जाना है, तो हम इस साइड में चलना शुरू करता है ऐसा मान लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ टू ए, जब वो टू ए दूरी चल लेगा तो फिर क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा वो हमें बताना है। तो टू ए दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ए, और ये वाली दूरी भी क्या है ए, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो इस साइड में जाकर के इस साइड में यहाँ पर आ जाएगा इस वाले कोने पर, जब वो टू ए दूरी टू ए डिस्टेंस चल लेगा तो वो टू ए डिस्टेंस में इस वाले कोने से इस वाले कोने पर आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। तो सीधी दूरी कौन सी होगी, ये वाली, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली। तो देखो इसका डायग्राम ऐसे बन गया इस तरह से, पहला पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करता है वो ये है, जहाँ पर एंड करता है वो ये है, और नीचे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी ए, और ये वाली भी ए। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2a, क्योंकि कर्ण कैसे निकालते हैं, √a² प्लस a², ये हो जाएगा √2a², और जब इसको सोल्व करेंगे तो √2a। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया उस पार्टिकल का, √2a, थर्ड ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ये मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है 50 मीटर ऊंची। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, वो ज़मीन पर पहुंचने में कितना समय कितना टाइम लेगा। और हमें दे रखा है कि एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखो हमें न्यूटन की गति का समीकरण वो यूज करना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो और एस्केलेशन ग्रेविटेशनल एस्केलेशन भी हो और टाइम भी हो। तो हम यूज़ करेंगे न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है हमें, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 50 मीटर, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में इसको 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। तो एस की जगह तो रख देंगे 50 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी जो यू है वो हो जाएगी 0, क्योंकि वो ड्रॉप कर रहा है, मतलब उसको छोड़ रहा है ऊपर से, फेंक नहीं रहा है। अगर वो ड्रॉप करता है तो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, और अगर वो फेंकता तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती, तो यहाँ पर हम 0 नहीं रखते। तो ये क्वांटिटी तो हो जाएगी 0 प्लस हाफ एस्केलेशन कितना है, एस्केलेशन दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देंगे 9.8 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करेंगे और टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टी की वैल्यू आएगी हमारे पास
3.19 सेकंड। तो उसको ऊपर से 50 मीटर की बिल्डिंग में नीचे आने में 3.19 सेकंड का समय लगेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लगभग 3 सेकंड होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कार ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, हाउ फार डज इट ट्रेवल। एक कार 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है और वो 2 घंटे तक चलती है, तो वो कितनी दूरी तय कर लेगी। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो स्पीड की जगह तो 72 रख देंगे, 72 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है वो हमें निकालना है। तो डी डिवाइड बाई टाइम कितना है, 2 घंटे। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो सेकंड ऑप्शन। अब देखो इसके अंदर स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है इसकी यूनिट, तो हमारे पास जो डिस्टेंस का आंसर आएगा वो डिस्टेंस भी किलोमीटर में आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विथ ए मास ऑफ 10 kg। एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, अब इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का। तो हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सक्लेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का त्वरण क्या हो जाएगा। तो देखो फोर्स और मास और त्वरण के बीच में कौन सा फॉर्मूला होता है जो रिलेशन बताता है, F इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए, न्यूटन की गति का सेकंड नियम। अब इसमें फोर्स तो कितना दे रखा है 50 इक्वल टू मास कितना है 10 मल्टीप्लाई एस्केलेशन हमें निकालना है। तो जब एस्केलेशन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए कार इनिशियली एट रेस्ट एंड इट एस्केलेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ सेकंड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एस्केलेशन। देखो हमें इसमें टाइम नहीं दे रखा है, सिर्फ सेकंड दे रखा है, तो हमें इसमें सिर्फ 1 सेकंड ले लेना है टाइम। अब हमें इसमें मेजर करना है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम गति का पहला समीकरण लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि वो रेस्ट से चलना शुरू करता है, प्लस एक्सलेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन तो कट गया। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। अब हमारे पास v की वैल्यू आ गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 एक्सलेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई s डिस्प्लेसमेंट। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर 1 मीटर, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में से एक आएगा। अब हमें एस्केलेशन निकालना है। तो देखो एस्केलेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एस्केलेट यूनिफॉर्मली, वो यूनिफॉर्मली एस्केलेट हो रहा है, मतलब एस्केलेशन कांस्टेंट है। अगर एस्केलेशन शुरुआत में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो लास्ट में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको सोल्व करना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछना। क्वेश्चन है कि ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ। एक क्लिफ है, उसके टॉप से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। इफ़ इट टेक्स 3 सेकंड टू हिट द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, और जब इसको हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है तो इसको ग्राउंड को हिट करने में कितना कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड का, और ये यहाँ पर ग्राउंड को हिट कर जाती है। अब इसको हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टली चलता रहेगा, ये एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड को हिट कर लेगा। अब हमें पूछ रहा है कि हाउ हाई इज़ द क्लिफ, ये जो क्लिफ की हाइट है h, ये हमें मेजर करनी है। तो आप न्यूटन की गति के समीकरण का यूज करके और क्लिफ की हाइट निकाल सकते हैं। तो यह हमारा मोशन का एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा मोशन का एक वीडियो और आएगा, जिसमें हम मोशन के इंपॉर्टेंट मोशंस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हमारा मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।